जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एकेडमी में 5 के पंच में आप सब लोगों का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस सीरीज में आपको लगातार एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम लेके आ रहे हैं ताकि आपको बहुत बहुत इजी तरीके से एक ही मंच पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाए। तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बहुत अच्छा हमने ये लगाया और बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत मिल रहा है कि सर आप ये कंटिन्यू करिए। तो 2021 अप्रैल अटेम्प्ट का हमने प्रीवियस पेपर रखा था, आज हम लेकर आए 2022 अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा है, शानदार है। ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चंस। मैंने हर बार ये कहते हैं कि कई क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो हो सकता है आने वाली अप्रैल में फिर रिपीट हो जाए, तो बिल्कुल देखने में क्या अर्ज है। देखिए और लेवल भी पता लग जाता है कैसे लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। मैंने कहा कि हम जो ये पेपर लेके आ रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले स्लाइड में बता देते कि भाई कोई बच्चे को डाउट ना हो इस चीज को लेकर। यहां एनडीए एनए एग्जाम फर्स्ट 2022, जी हां, कौन सा पेपर है? 2022 अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर हम लेकर आए और सेट ए है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको 2022 के पेपर में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से उन लोगों ने उठाया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं? अर्थशास्त्र। जी हां, अर्थशास्त्र जैसे ही नाम लिया आपको बिल्कुल याद आ गया, और अर्थशास्त्र जैसे ही नाम लिया जाता है चाणक्य की याद आई जाती है भाई, कि ये चाणक्य की बुक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं? उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अर्थशास्त्र द क्लासिकल वर्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स फोकस प्राइमरी ऑन। उन्होंने कहा कि ये भाई जो अर्थशास्त्र है, भारतीय राजनीति विचारधारा का क्लासिकी ग्रंथ जो है वो अर्थशास्त्र है, मुख्यतः किस पर केंद्रित है? ये तो हम जानते हैं किसके रचयिता चाणक्य है, विष्णुगुप्त, और जिनको एक नाम से कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वो इसके रचयिता है। और ये भी पता है कि राजनीति के ऊपर लिखा गया ये सब्जेक्ट है, और इसको अलग अलग परिकाणाज में इसमें डिवाइड किया है। तो वास्तव में इसका मेन फोकस किसको लेकर क्या इकोनॉमी को लेकर लिखा है? क्या कल्चर को लेकर इसमें लिखा गया? क्या स्टेट क्राफ्ट को लेकर लिखा गया, या मोनार्की को लेकर लिखा गया? यहां देख लेते। क्या अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखा गया? क्या संस्कृति के ऊपर लिखा गया? क्या शासन कला, एक राजा को शासन कैसे करना चाहिए, क्या उसके ऊपर लिखा गया? या राजतंत्र यानी राजा का शासन कैसे चलेगा, उसके ऊपर होना चाहिए? तो बिल्कुल सोच के बताइए, बहुत अच्छा आंसर है इसका। जी हां, हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में चाणक्य की सप्तांग थ्योरी पढ़ते हैं कि एक राजा को शासन करने के लिए अपने 7 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें अमात्य पढ़ा हमने, मित्र पढ़ते हैं हम, ठीक है, जिसमें सेना आती है, ठीक है, ये उसमें ट्रेजरी आती है। तो एक राजा, एक शासन तंत्र कैसे चले, ये अर्थशास्त्र में बताया गया। इसलिए इनको दुनिया का पहला पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, जिसने राजनीति के ऊपर ऐसी चीजें लिखना शुरू की। तो महान गुरु चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था वो बेस था बच्चों, कौन सा आंसर जाएगा? सी जाएगा, स्टेट क्राफ्ट पर बेस था, यानी शासन कला। एक देश कैसे चलेगा उसकी कला उसमें दे रखी थी कि राजा को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आंसर जाएगा सी जाएगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट देखो पॉलिटी नहीं पूछा उन्होंने कि भाई राजनीति नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन उसके बेस को पूछ लिया कि भाई वाकई में इसका बेस क्या है बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही इसका इजी आंसर है स्टेट क्राफ्ट, यानी शासन कला के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट, फिर एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है, व्हेन डिड चरक संहिता ओरिजिनेट? भाई चरक संहिता कब आई, अस्तित्व में आई? कब चरक संहिता अस्तित्व में आई? अब चरक संहिता जैसे ही हमारे नाम आते हैं तो चरक संहिता का नाम लेते ही आचार्य चरक का नाम आ जाता है। सुश्रुत मुनि ने बाद में इसमें वांग भट्ट जी आयुर्वेद के बड़े बड़े लोग रहे जिन्होंने इनको लिखा, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी चीजें भी आती है। देखो ये अस्तित्व की बात हो रही तो ये कह रहा है 6th सेंचुरी बीसी, 3rd and 2 सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी बीसी या 5th सेंचुरी बीसी। अभी ईसा पूर्व की बात कर दी नो, 6ठी, 3री या 2री शताब्दी में, 4th शताब्दी में, 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व, ईसा के भी पूर्व। लेकिन जब चरक, आचार्य चरक का नाम पढ़ते तो आचार्य चरक तो ईस्वी की बात है, और वो राजा कनिष्क के दरबार के बड़े इंटेलेक्चुअल्स पर्सन हुआ करते हैं। तो फिर मामला जाता है कि भाई कौन, फिर इसका सही आंसर क्या? ईसा पूर्व जाओगे तो आचार्य चरक नहीं आएगा। लेकिन मैं बता दूं ये बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है,
भारतीय संस्कृति में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे, उसमें से कई ऋषि मुनियों में अत्रि के जो बेटे थे, ऋषि अत्रि के बेटे पुनर्वसु उनका नाम था, तो उन्होंने इसकी रचना सबसे पहले की थी। तो वो कब की थी, ये क्वेश्चन आया। तो इसका सही आंसर जो है एनसीईआरटी में लिखा रहा है, इसका सही आंसर है 3rd and 2nd सेंचुरी बीसी में ये पुस्तक अस्तित्व में आई थी बच्चों। ठीक है, मैंने कहा कि ये सारे आंसर ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन जाते हैं, ठीक है, ताकि हम बच्चों को एनसीईआरटी यही इस फील्ड पे उपलब्ध हो जाए, ताकि उनको ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। तो चरक संहिता जो अस्तित्व में आई थी वो 3री और 2री शताब्दी में आई थी बच्चों, क्लियर है। और फिर बाद में इसमें बहुत सारी चीजें आचार्य चरक और सुश्रुत ने, जिसमें सुश्रुत संहिता लिखा उन्होंने, आचार्य वांग भट्ट ने जो उन्होंने अष्टांग हृदय लिखा, इन्होंने बहुत सारी चीजें आयुर्वेद की वो ऐड करते चले गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आर्ट एंड कल्चर फिर एंशिएंट से पूछ लिया उन्होंने। देखो भाई क्या पूछा, बहुत शानदार है। अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल ऑफ बुद्धा प्रेजेंट शो द अर्ली स्कल्पचर्स। जी हां, हम पढ़ते हैं कि बुद्धा की जो मूर्तियां बनी थी, मैं हिंदी में पढ़ के बताते हैं, प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया। निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के माध्यम से प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया था। देखो, हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो सिंबल वर्शिप करता था, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बुद्ध के जन्म का सिंबल बुल और लोटस होता था। जब वो घर छोड़कर चले गए थे, महाविनिष्क्रमण जिसको हम कहते हैं, उसका सिंबल हॉर्स हुआ करता था। फिर उनकी डेथ का सिंबल स्तूप हुआ करता था, या उनको जब ज्ञान मिला तो उसका सिंबल बोधि ट्री है, जब पहली बार उपदेश दिया तो उसका व्हील है। तो बात यह आती कि बुद्ध जब महायान शाखा आई तब जाकर उन्होंने क्या किया, मूर्तियां बनाई, यानी बुद्ध को बाद में मानव रूप में लेकर आए। तो राजा अशोक के जो जो स्कल्पचर बने हैं, राजा अशोक के जमाने के जो भी स्तूप वगैरह बने थे, वो सिर्फ सिंबल वर्शिप होती थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो उनमें उनका ये कहना है कि भाई उस स्कल्पचर में कैसे प्रेजेंस करते थे, क्या क्या चीज बनाते थे वो। उन्होंने कहा कि इम्पिट सीट एंड स्तूपा ओनली, केवल रिक्त और आसन और स्तूप होता था। रिक्त आसन मतलब बुद्ध के जो बेड आसन है उसको रिक्त करके स्तूप बना दिया, मात्र क्या ऐसा था। व्हील और ट्री बनाते थे क्या, वो केवल चक्र और वृक्ष को बनाते थे क्या। व्हील ट्री एंड स्तूपा बनाते थे क्या, केवल चक्र वृक्ष और स्तूप बनाते थे क्या। ठीक है, इम्पिटी सीट्स व्हील ट्रेड सॉरी ट्री एंड स्तूपा, रिक्त स्थान भी बनाना, चक्र भी बनाते, वृक्ष भी बनाते थे और स्तूप भी बनाते थे। क्या ऐसा था क्या? क्या आपका सही आंसर है? आप देखो, ये तो पता है कि राजा अशोक के समय स्तूप बनाए गए थे, ठीक है ना। तो राजा स्तूप के समय जब बनाए जाते थे, कोई भी स्तूप जैसे जब बनाया जाता था, तो उसके आसपास उसके अंदर एक वेदिका बनी होती थी। वेदिका मतलब वो रिक्त स्थान होता था उस जगह पर, और आसपास और उसके अंदर ऐसा कहा जाता था कि भाई वहां पे बुद्धिस्ट मोंकों की जो रिलिक्स होते हैं, अस्थियां, उनको रखा जाता था। आसपास साधु संत बैठ के वो तपस्या करते थे, तो रिक्त स्थान भी होता था, ठीक है। चक्र अशोक ने बनाया, बाकायदा चक्र बनाया, तो चक्र तो बिल्कुल था। वृक्ष बोधि ट्री बिल्कुल था, और स्तूप, ये सब चीजें थी। तो ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? तो एम्पिटी सीड्स व्हील ट्री एंड स्तूपा इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी उन लोगों ने इन सब सिंबल्स को बनाया था उस समय, जो अर्ली स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा आर्ट आता है। नेक्स्ट, अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस आ गया आपको 104 नंबर पे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द मॉडल। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? भाई हमारी संसद में लोकसभा, राज्यसभा, हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सरकार, ये पूरा पार्लियामेंट सेशंस होता है। इसको पार्लियामेंट्री मॉडल कहते हैं। ये मॉडल किस बेस पर आधारित है? बहुत इजी आंसर। हम बोरोइंग फीचर जब पढ़ते हैं तो बहुत इजी आंसर इसका। पार्लियामेंट्री सिस्टम ने बोरो किया ब्रिटेन से। कहां से किया भाई? ब्रिटेन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो, जर्मन से हमने क्या लिया? जर्मन से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया कि इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट वाज सस्पेंडेड। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट यहां से लिया। अमेरिका से पूरा फेडरल सिस्टम उठा लिया, राष्ट्रपति का पद ले लिया, उपराष्ट्रपति का पद ले लिया हमने। फ्रेंच पार्लियामेंट से हमने कॉन्सेप्ट लिया जस्टिस का, सोशल लिबर्टी, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लिया हमारा। लेकिन क्योंकि हमारा पार्लियामेंट सिस्टम, क्योंकि अंग्रेज रूल करते थे, वो सिस्टम लगभग इंडिया में रहा, तो हमारा मॉडल चलता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट पे। बहुत इजी आंसर था, ठीक है।
आज के 5 के पंच का अंतिम क्वेश्चंस लेते हैं। जी हां, ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है, पॉलिटी हिस्ट्री दोनों मिक्स क्वेश्चन, बहुत शानदार पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड शॉर्टेस्ट स्पैन इन द ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से ये जो नाम लिखा रहे हैं, इनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था? अब आप जल्दी से ऑप्शन ढूंढने जाओगे, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। बताइए अब कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा कि यार अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे कम दिन का था, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है। अब आपको फिर वो सबके ईयर याद रखना पड़ेंगे। इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर कब से कब रहे, उनके समय के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी है, चंद्रशेखर जी हैं और एच.डी. देवेगौड़ा है। देख लेते हैं भाई। लाल बहादुर शास्त्री 1960 जो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे थे, तो लगभग इनको 1 साल से ज्यादा दिन हो गए थे, 1 साल से ज्यादा रहे, याद रखें लाल बहादुर शास्त्री। चौधरी चरण सिंह का देखेंगे तो 28 जुलाई इनका जो समय जाता है, 28 जुलाई से लेकर 1979 से ये लगभग जनवरी तक रहे थे, 1980 तक। ये मात्र 170 दिन रहे थे। देखो इनका कार्यकाल 1 साल से ज्यादा है, 365 से ज्यादा इनका, लेकिन इनका 170 दिन है। चंद्रशेखर महोदय जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, चंद्रशेखर महोदय ने भारत में लगभग 216 दिन तक रूल किया है, 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। एच.डी. देवेगौड़ा लगभग 324 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। 1 साल से ज्यादा, 365 से ज्यादा है। तो स्वाभाविक बात है, कौन है सबसे छोटा कार्यकाल? चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा बी, चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल सबसे कम रहा है भारत में। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन बड़े इजी आपके बीच में हमने रखे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। तो 5 के पंच में आज इतना ही, फिर कल फिर मिलेंगे हम 5 के पंच में, और बने रहिए हमारे पास और बताते रहिए कि सीरीज कैसी चल रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।